हाँ जी प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी प्यारे बच्चों के लिए बहुत ही प्यारी सी। और देखिए, आप लोगों की पढ़ाई इतनी अच्छी चल रही है कि उसका रेस्पॉन्स हमें अपने कमेंट बॉक्स में, जब आपके मैं आंसर देखता हूँ, आपकी कमेंट देखता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है कि बच्चे बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं, हमें रेस्पॉन्स अच्छा दे रहे हैं। बस एक काम और करना है आपको। जैसे जिस तरह से इस चैनल का फ़ायदा आप बच्चे उठा रहे हैं, वैसे ही सारे बच्चों को उठाने दीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक आप कर ही रहे, बहुत अच्छी बात है। और शेयर सबसे ज़्यादा करें, ठीक है बच्चों। लाइक्स बढ़ने चाहिए। मेरी तरफ से जिम्मेदारी आप लोगों पर कि जो कोई भी बच्चा वीडियो देखे वो लाइक जरूर करे, ठीक है बच्चों। तो अगर आप लोगों को ये वीडियोस बहुत यूजफुल लग रही हैं तो इनको शेयर जरूर करें। चैनल को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का क्रेडिट बढ़ेगा, हमारा क्रेडिट बढ़ेगा, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है बच्चों। देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने व्हीट स्टोन सेतु पढ़ा था, क्लियर है। और व्हीट स्टोन सेतु में हम लोगों ने एक बात अच्छी तरह पढ़ी थी, जब भी कोई आपसे व्हीट स्टोन सेतु के दो मुख्य बिंदु पूछे तो याद रखना, व्हीट स्टोन सेतु की जो मुख्यतः शर्त है वो है व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था। संतुलन अवस्था में ही व्हीट स्टोन सेतु कार्य करता है। तो व्हीट स्टोन सेतु की महत्वपूर्ण शर्त है व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था। दूसरा पॉइंट, व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में क्या होगा, जो धारामापी युक्त मध्य शाखा है उसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी धारा आई जी बराबर जीरो। ऑल राइट। और इसकी दूसरी शर्त भी थी जो हम लोगों ने निकाली कि व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में आई जी बराबर जीरो। तो आई जी बराबर जीरो से कैलकुलेट होकर निकल कर आया P बटे क्यू बराबर R बटे S। जो परिपथ इस फॉर्मूले का पालन कर लेगा वो संतुलित व्हीट स्टोन सेतु कहलाएगा। अब जो परिपथ इसका पालन नहीं करेगा वो संतुलित व्हीट स्टोन सेतु नहीं होगा। क्लियर है? यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब मैंने कल आपसे कहा था कि हम लोग व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के व्यंजक को प्रूफ करेंगे, वो भी किसके नियमों से? किरचॉफ के नियमों से, ठीक है। तो देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। हम लोगों को फिर से व्हीट स्टोन सेतु का परिपथ बनाना पड़ेगा, बनाते हैं। देखिए, इस तरह समचतुर्भुजाकार रूप में चार प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। इस तरह समचतुर्भुजाकार रूप में कितने प्रतिरोध जुड़े हुए? चार। और एक बात याद रखिए, काम खुशी से होता है, पढ़ाई खुशी से होती है। मस्त रहिए, खुश रहिए और बहुत अच्छी तरह से महसूस करते हुए पढ़ते रहिए, ठीक है। क्योंकि आपका मुख्य काम पढ़ना है, हमारा काम पढ़ाना है तो हम पढ़ा रहे, खुश हो गए। दूसरी बात, हम ऊपर वाले से ये दुआ जरूर करेंगे, ये प्रार्थना करेंगे कि आपका पूरा परिवार इस भयंकर महामारी की चपेट में ना आकर पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे। क्योंकि ये जो महामारी चल रही है इसकी चपेट में आकर परिवार का जो रूपरेखा है, ढांचा है, वो बिल्कुल बिगड़ जाता है। जो पेशेंट बनता है कोरोना का वो 14 दिन रहता है, उसके परिवार के लोग भी उससे दूर रहते हैं, सब लोग बेहद परेशान रहते हैं। तो मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि वो आप सभी लोगों को स्वस्थ रखें, आपके परिवार को स्वस्थ रखें और आप इसी तरह पढ़ते रहे। तो मैंने कितने प्रतिरोध लिए बच्चों? चार प्रतिरोध लिए, पी क्यू आर और एस। ऑल राइट। संधि कौन कौन सी? ए बी सी और डी। आपको एक बात अच्छी तरह पता है कि संधि ए और सी के बीच में हम लोगों ने एक बैटरी जोड़ दी और एक कुंजी जोड़ दी, प्लस माइनस, इसका विभव V और ये कुंजी K। ओके। उसके बाद में अब मैं यहां पर दूसरी कुंजी नहीं जोड़ रहा, बीच वाली शाखा में एक धारामापी जुड़ा हुआ है, क्योंकि अब इसमें कुंजी जोड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्लियर? अब ये परिपथ जुड़ गया। यहां से दोबारा से सुन लीजिए, परिपथ में क्या? चार प्रतिरोध है, P Q R S, मध्य शाखा में धारामापी, यहाँ पर बैटरी और कुंजी। ऑल राइट। अब यहां से धारा प्रवाहित होती है I, तो ऊपर चली गई धारा I1 और नीचे चली गई धारा I2। ओके, ऊपर चली गई धारा I1, नीचे चली गई धारा I2। ऊपर से होते हुए नीचे धारामापी से होकर धारा प्रवाहित हुई IG। क्या प्रवाहित हुई? IG। माना इस बीच वाली शाखा में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? IG। तो बताइए ऊपर वाली शाखा में कितनी धारा बचेगी? I1 माइनस IG। ऑल राइट। उसके बाद में ये प्रतिरोध है S, इधर से I2 आ रही है, इधर से IG, तो बोलो इधर कितनी जाएगी? I2 प्लस IG। कितनी? I2 प्लस IG। ये धारा और ये धारा मिलकर इस शाखा में आएंगी, दोनों जुड़ेंगी तो IG से IG कट जाएगा,
तो I1 में I2 जुड़ेगा तो वो कुल मिलाकर धारा I हो गई कि नहीं हो गई? बोलिए यस या नो। इस तरह इस परिपथ में संधि नियम के अनुसार धारा प्रवाहित होती है, और ये चीज मैंने कल भी समझाई थी आप लोगों को, ठीक है। अब बस हम लोगों को किरचॉफ के नियमों से इसको प्रूफ करना था। तो किरचॉफ के दो नियम थे, पहला संधि नियम और दूसरा लूप नियम। संधि नियम का उपयोग इसमें हो चुका है। संधि नियम के अनुसार सभी शाखाओं में चित्रानुसार धारा प्रवाहित हो रही है। अब किसकी बारी है? लूप की। तो अब हम लोग लूप नियम का उपयोग करेंगे। तो देखिए, परिपथ के लूप कौन से में? हम लोग सबसे पहले लेंगे ए बी डी ए। परिपथ के लूप ए बी डी ए में लूप नियम से किसका उपयोग कर रहे हैं बच्चों? लूप ए बी डी ए में। और कौन सा नियम? आपका लूप नियम। तो करिए। अब आप ए से बी पर जा रहे हो, तो ए से बी पर धारा की दिशा में, तो प्रतिरोध के सिरों पर विभव पतन धनात्मक, प्रतिरोध P है और धारा I1 है, तो प्लस का PI1। ओके। अब आएगी ये धारा गैल्वेनोमीटर से होकर। अब बी से हम कहां पर आएंगे? डी पर। ए से बी पर पहुंचे धारा की दिशा में, तो प्लस का PI1 विभव पतन धनात्मक। अब बी से डी पर फिर से धारा की दिशा में, तो प्रतिरोध है धारा मापी का इस वो कैपिटल G और धारा है IG, तो प्लस का G इंटू IG। क्लियर। अब उसके बाद डी से कहां पर आओगे? ए पर। डी से ए पर आपने ऐसे ही तो लूप लगाया है। डी से ए पर आओगे धारा की विपरीत दिशा में, तो माइनस का प्रतिरोध है R और धारा क्या है? I2 बराबर 0। तो आपका PI1 प्लस GIG पक्षांतर कर दिया, तो RI2। ऑल राइट। समीकरण नंबर 1 यहां तक क्लियर है। इसके बाद में अब किसकी बारी है? दूसरे लूप की। BCDB। BCDB। अब हम लोग दूसरे लूप का उपयोग करेंगे, तथा लूप BCDB में। किसमें बच्चों? लूप BCDB में। अब आप B से C पर आओगे फिर से धारा की दिशा में, तो विभव पतन धनात्मक, तो प्रतिरोध है Q और धारा है I1 माइनस IG। धारा है I1 माइनस IG। उसके बाद आप B से C पर पहुंचे धारा की दिशा में, तो प्रतिरोध Q, धारा I1 माइनस IG, तो Q इंटू I1 माइनस IG। अब आप C से कहां पर आओगे? D पर। जब आप C से D पर आओगे तो धारा की विपरीत दिशा में, तो विभव पतन ऋणात्मक, माइनस का S I2 प्लस IG। I2 प्लस IG। क्लियर है बच्चों। अब D से कहां पर जाओगे आप? B पर। अब D से B पर, तो फिर से धारा की विपरीत दिशा में माइनस, विभव पतन ऋणात्मक होगा। प्रतिरोध है G और धारा क्या है? IG। प्रतिरोध है G और धारा है IG बराबर में 0। क्लियर। कैलकुलेट कीजिए। QI1 माइनस QIG माइनस SI2 माइनस SIG और माइनस का GIG अंदर गुणा कर लिया बच्चों, बराबर में 0। बेटा QI1, इन सब में से IG को कॉमन ले लो, माइनस का IG कॉमन लिया तो Q बचा, माइनस भी कॉमन आ गया, यहां से S बचा और यहां से G बचा। SI2 को पक्षांतर कर दो, SI2 को पक्षांतर किया, समीकरण नंबर 2। क्लियर है। अब लूप नियम अगर आपको आता है तो इसको समझना, देखिए कितना आसान है। पहले इस लूप में लूप नियम लगाया और फिर इस लूप में लूप नियम लगाया। प्रॉब्लम है तो वीडियो को पीछे ले जाकर एक बार से फिर देख लेना आप लोग, ठीक है बेटा। तो अब आप बात करते हैं, हमें सिद्ध करनी है व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का फॉर्मूला P/Q बराबर R/S। तो उसके लिए IG बराबर 0 को लेना पड़ेगा, तो ले लीजिए। परंतु व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में बताइए IG का मान क्या होता है? 0। IG का मान क्या होता है? 0। और जब IG का मान 0 होगा तो समीकरण 1 और 2 को लीजिए। समीकरण 1 से इसमें आपका PI1, IG का मान 0 लिखा तो G इंटू 0 बराबर RI2। ऑल राइट। तो ये तो स्टेप 0 हो गया, तो PI1 बराबर RI2। समीकरण नंबर 3।
क्लियर, बहुत सरल है, समझने में कोई कठिनाई नहीं है। अब ले लीजिए समीकरण 2 को, समीकरण 2 से तो आपका QI1 माइनस IG का मान 0, तो Q प्लस S प्लस G बराबर SI2। ऑलराइट, ये 0 हो गया, तो आपका QI1 बराबर SI2 समीकरण नंबर 4। फिर से वही संबंध निकल कर आ गया जो पहले था, तो समीकरण 3 में भाग दे दीजिए 4 का, तो PI1 बटे QI1 बराबर RI2 बटे SI2। ऑलराइट, तो आपका I1 से I1, I2 से I2, तो P बटे Q बराबर R बटे S। यस या नो, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? ये इस तरह प्रूफ हो गया, तो नीचे लिख देंगे यही व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का व्यंजक है। यही व्हीटस्टोन सेतु की किस अवस्था का व्यंजक है? संतुलन अवस्था का व्यंजक है। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह हम लोग व्हीटस्टोन सेतु की जो संतुलन अवस्था का व्यंजक है उसको हम लोग प्रूव करते हैं। पहले लूप ABDA में लूप नियम लगा दीजिए, आपको आता है। फिर BCDB में लूप नियम लगा दीजिए, और संतुलन अवस्था के लिए सभी फॉर्मूलों में, सभी इक्वेशंस में IG का मान 0 रख दीजिए। IG का मान 0 रखते ही अनुपात निकालना है और फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? और मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हो, समझ में भी आ रहा है। तो अब फटाफट यहां से और कहां तक, यहां तक नोट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं इस पर न्यूमेरिकल कराने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो फटाफट नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे करेंगे। एक बात मैं आप लोगों को अब क्लियर बता देता हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके लिखेंगे, ठीक है? इस चैप्टर में एक व्हीटस्टोन सेतु, अगला टॉपिक आएगा मीटर सेतु, उसके बाद आएगा विभव मापी। व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु और विभव मापी, इन तीनों में से एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आता है, वो भी 3 नंबर का। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बड़े आराम से पढ़ा रहा हूं मैं। एक दिन की क्लास को 2 दिन में कराता हूं। आप लोगों ने व्हीटस्टोन सेतु पहले पढ़ा, प्रूफ कर लिया, अब न्यूमेरिकल कर लेंगे। कल मीटर सेतु पढ़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल कर लेंगे। जो भी टॉपिक है कम से कम टाइम में हम लोग धीरे धीरे पढ़ाएंगे, बस आप लोगों को रेगुलर पढ़ना है। याद रखना, इन तीनों टॉपिकों में से एक को आपके बोर्ड के एग्जाम में हर बार आता है और अब की बार भी आएगा। ठीक है, तो इसलिए लापरवाही करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ढंग से पढ़ना है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो चलिए अब देखिए, व्हीटस्टोन सेतु का एग्जाम्पल तो कोई है नहीं, तो क्वेश्चन ही ले लेते। सबसे पहला क्वेश्चन इसका, किताब के पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं न्यूमेरिकल्स, उसमें से पहला सर्किट इस तरह दे रखा है बेटा। इस तरह सर्किट दे रखा है, 3 प्रतिरोध, ये आपको भी पता है तीनों श्रेणी क्रम में है। अब एक प्रतिरोध ऐसे जुड़ा हुआ है, तो ये प्रतिरोध इन दोनों के समांतर क्रम में, और एक प्रतिरोध इस तरह जुड़ा हुआ है, और ये प्रतिरोध इन दोनों के समांतर क्रम में। आप लोगों को सारे प्रतिरोध हैं R, ये है संधि A, B, C और D। अब आपको ये संधि ABCD देखकर क्या पता लगता है? कुछ दिमाग में आ रहा है? तो ये जो सर्किट है, अब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते आपके सामान्य संयोजन के फॉर्मूलों से, लेकिन अगर आप लोग वो देखना हो तो ये इतना इजी है जिसकी कोई सीमा नहीं। देखिए कैसे, संधि C व B से, आप लोग क्या कीजिए, संधि C व B से परिपथ को खींचने पर आप क्या कीजिए, संधि B और C से परिपथ को खींचिए। आपको इन दोनों को यहां से पकड़ के खींचना है। जरा इनको देखना, इन संधियों पर, इन दोनों संधियों के बीच में 2 प्रतिरोध, इन दोनों संधियों के बीच में 1 प्रतिरोध, फिर इन दोनों संधियों के बगल में 2 प्रतिरोध। तो देखिए ये परिपथ ऐसा बनेगा बेटा, B और C, माना संधि B यहां पर और संधि C यहां पर, ओके। B और C के बीच में 1 प्रतिरोध,
अब आप बताइए इस ए संधि पर, ए संधि से एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है बी से, ए संधि से एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है बी से, तो जोड़िए, ए संधि से एक प्रतिरोध जोड़ दिया बी से, और ए संधि से दूसरा प्रतिरोध किससे जुड़ा हुआ है सी से, तो ए संधि से दूसरा प्रतिरोध जोड़ दिया सी से। मैंने सबसे पहले किसको लिया, इस बीसी संधि को, बीसी संधि से अब ए से एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है बी से, जोड़ दिया, एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है सी से, जोड़ दिया। अब इधर देखिए डी संधि मान लिया ये है, डी संधि से एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है बी से, जोड़ दिए, जोड़ दिया, डी से एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है सी से। अब आपको ये देखकर क्या पता लगता है, ये तो व्हीटस्टोन सेतु है, सारे प्रतिरोध आर हैं, सारे प्रतिरोध आर हैं, तो यहां P बटे क्यू बराबर आर बटे एस। ऐसा क्यों? जब ये व्हीटस्टोन सेतु है तो मुझे ये चेक करना है कि क्या ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। तो देखिए P बटे क्यू बराबर आर बटे एस, तो आर बटे आर बराबर आर बटे आर, P का मान आर, क्यू का मान आर, आर का मान आर और एस का मान भी आर, तो सबका मान एक, तो एक बराबर एक। अतः जब ये अनुपात बराबर आ रहा है, यह है संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। ये परिपथ कैसा है, एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। अब मुझे ये बताइए कि जब ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, दोबारा समझ लीजिए, बी और सी के बीच में एक प्रतिरोध, एक प्रतिरोध ए के साथ सी से, ए के साथ सी से, दूसरा प्रतिरोध ए के साथ बी से, ए के साथ बी से, इसी तरह डी से एक प्रतिरोध सी से और डी से एक प्रतिरोध बी से जुड़े हुए, इस तरह व्हीटस्टोन सेतु है। जब इन शर्त का पालन किया, हम लोगों ने चेक किया P बटे क्यू बराबर आर बटे एस है कि नहीं है, तो ये बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है बेटा। और संतुलित व्हीटस्टोन सेतु का गुणधर्म क्या है, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु में धारा IG बराबर 0, मतलब जो बीच में शाखा है जिसमें धारा मापी जुड़ा हुआ है, उस शाखा में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती, यानी उस शाखा का कोई भी कार्य नहीं होगा, उस शाखा का कोई भी कार्य नहीं होगा। तो अतः आपकी जो BC शाखा है, अतः BC शाखा का कोई कार्य नहीं है। अब जब BC शाखा का कोई कार्य नहीं है तो आपका परिपथ कैसा होगा, तब परिपथ होगा बेटा, एक प्रतिरोध इधर जुड़ा हुआ है, एक प्रतिरोध इधर, एक प्रतिरोध इधर जुड़ा हुआ है और एक प्रतिरोध इधर, बीच वाली शाखा में कोई प्रतिरोध नहीं। ओके, ये आर, ये आर, ये आर और ये आर। अब सॉल्व कर सकते हो, आर और आर श्रेणी क्रम में, तो आर और आर श्रेणी क्रम में हुए तो क्या हो गया 2r, ये आर और ये आर भी श्रेणी क्रम में, तो इसका भी क्या हो गया 2r। अब ये दोनों समांतर क्रम में हैं, तो बताइए परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। जब ये दोनों समांतर क्रम में हैं तो परिणामी प्रतिरोध R1 R2 बटे R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला होता है। तो 2R इंटू 2R बटे 2R प्लस 2R, 2 दूनी 4, R स्क्वायर बटे 4R, 4 से 4 कट गया, 1 R से 1 R, तो परिणामी प्रतिरोध क्या निकल कर आया R, क्या निकल कर आया R। तो इस सर्किट को याद रखिए, अगर कहीं भी ऐसी स्थिति दिखाई देती है तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा R। देख लीजिए दोबारा, जब बीच वाली शाखा का कोई कार्य नहीं है, ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, तो ये R और R जुड़ के 2R, R और R जुड़ के 2R, 2R और 2R समांतर क्रम में, आगे का कैलकुलेशन आप अपने आप कर सकते हैं। समझ गए, हालांकि मैंने कर दिया है, ठीक है। तो परिणामी प्रतिरोध कितना निकल कर आया R। ऑल राइट, तो इसको आप लोगों को लिख लेना है। अब इसके बाद में अगला लेता हूं, देखिए इसके बाद में आपका क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है, आप
हमसे उसने ये पूछा है, ये एक सर्किट दे रखा है, इसमें आर का मान क्या होगा यदि एमीटर में प्रवाहित धारा शून्य हो। आर का मान क्या होगा यदि ये एमीटर में प्रवाहित धारा शून्य हो। देखिए कैसे, ये व्हीटस्टोन सेतु है, दो प्रतिरोध, बीच में एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, धारामापी की जगह पे एमीटर है। तो यहां पर P का मान 20, Q का मान 20, R का मान 20 और S का मान 20, PQRS। तो आप ही बताइए P बटे Q बराबर क्या हो गया, R बटे S। तो चूंकि सारे मान बराबर है तो ये अनुपात है, तो ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। कैसा है, ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। और जब ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है तो आपको क्या लगता है, इस मध्य शाखा में कोई धारा प्रवाहित होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जब वो कह रहा है कि आपकी इस शाखा में, इस आर शाखा में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तो आर का कुछ भी मान हो, आर का कुछ भी मान हो, 1 ओम हो, 2 ओम हो, 3 ओम हो, कितना भी मान हो, तो एमीटर वाली शाखा में तो धारा 0 ही रहेगी। क्यों, क्योंकि ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। आप आर की जगह पर 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, कितने भी ओम का प्रतिरोध ले ले, क्या इस एमीटर में प्रवाहित धारा पर कोई भी प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है और संतुलित व्हीटस्टोन सेतु में मध्य शाखा में कोई भी प्रभाव, कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। तो क्या लिखेंगे, चूंकि यह परिपथ एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, यह परिपथ एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, तो एमीटर वाली शाखा में, एमीटर वाली शाखा में आर के किसी भी मान पर, आर के किसी भी मान पर धारा प्रवाहित नहीं होगी, धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्लियर है बच्चों। तो इस तरह ये क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन है 6वां। सर्किट बना लेते हैं पहले। ये एक विद्युत वाहक बल की बैटरी लगी हुई है, ई विद्युत वाहक बल की। ये है 100 ओम का प्रतिरोध, ये है 10 ओम का, ये है 100 ओम का, और इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध और लगा हुआ है X का, और ये है 5 ओम का। यहां पर एक धारामापी लगा हुआ है, ठीक है ये। और उसने कहा क्या है कि x का मान क्या हो, इस x का मान क्या हो कि ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु हो। तो देखिए x का मान ज्ञात करना है, क्या है, और आपका व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु कैसा है, संतुलित है। व्हीटस्टोन सेतु कैसा है, संतुलित है। क्लियर है। अब आप ही बताइए, अगर व्हीटस्टोन सेतु संतुलित है तो P बटे Q बराबर क्या होगा, R बटे S। P बटे Q बराबर R बटे S होना चाहिए। P का मान क्या है 100, Q का मान क्या है 10, R का मान, अब R में ये दोनों प्रतिरोध है बेटा, R की जगह पे X और 100 ओम के प्रतिरोध है, वो भी समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में इनका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा, 100 और X का 100x बटे 100 प्लस x, 100x बटे 100 प्लस x, R1 R2 बटे R1 प्लस R2। तो R का मान 100x बटे 100 प्लस x बटे, और x का मान क्या है 5, x का मान क्या है 5। तो अब आप लोगों को इसे यहां से आगे कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करके किसका मान निकालना है, x का। कितना निकालना है, x का। अब x का मान अगर 100 ओम आए तब तो सही है, नहीं तो गलत है। x का मान 100 ओम आए तो सही कर रहे हो आप, नहीं तो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं आप लोगों ने गलती की है। क्लियर है। तो यहाँ पर आकर आपका व्हीटस्टोन सेतु कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है। व्हीटस्टोन सेतु को ढंग से दोबारा पढ़िए, उसके बाद हम लोग कल शुरू करेंगे मीटर सेतु। ठीक है बच्चों। तो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करनी है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराना है, लाइक देने हैं इस चैनल को, और सबसे ज़्यादा शेयर कराना है। ठीक है बच्चों। और घर पे अपने व्हीटस्टोन सेतु के टॉपिक का रिवीजन करना है। क्यों? क्योंकि हमारा अगला टॉपिक मीटर सेतु इसी पर डिपेंड है। क्लियर है। तो तब तक के लिए आप सब बच्चों से हम लोग इजाज़त चाहेंगे।
आप आराम से मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।